श्री राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं स्टडीज विद ईक्यू और मैं आप सभी के साथ सिमरन आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ लूसेंट की बुक। जैसा कि आप जानते ही हैं दोस्तों, हम लूसेंट की बुक कंप्लीट कर रहे हैं और इसमें हमने सबसे पहले जो सब्जेक्ट लिया है वो हिस्ट्री को लिया है और हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में जो टॉपिक कराया था उसके आगे टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो पेशेंस बना के रखिएगा, हो सकता है वीडियोस थोड़ी लेंथी हो जाएं। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो अभी हमारा स्टार्ट करते हैं हम ब्राह्मण साम्राज्य। तो ब्राह्मण साम्राज्य की बात करें तो पुष्यमित्र शुंग, देखिए हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा ही था कि जो पुष्यमित्र शुंग था इसने बृहदत्त जो कि मौर्य वंश का अंतिम शासक था उसकी क्या कर दी थी, हत्या, और शुंग वंश की नींव डाल दी थी। तो जो ये पुष्यमित्र शुंग है इसने मगध पर क्या कर दी, शुंग वंश की नींव डाली। और ब्राह्मण जाति का था ये। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया, पराजित कर दिया। जो पुष्यमित्र शुंग था इसने इंडो यूनानी एक शासक था मिनांडर, इसको क्या कर दिया, पराजित कर दिया। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेघ यज्ञ किया। कितनी बार, 2 बार अश्वमेघ यज्ञ किया और इनके लिए पतंजलि ने क्या किया, अश्वमेघ यज्ञ कराए। तो इसका पुरोहित था पतंजलि, इसने क्या कराए थे, अश्वमेघ यज्ञ कराए थे। बरहूत स्तूप का जो निर्माण है यह पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। किसका निर्माण करवाया था, तो भरहूत स्तूप का। शुंग वंश का जो अंतिम शासक हुआ देवभूति था। क्या नाम था उसका अंतिम का, देवभूति। इसकी जो हत्या थी 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कण्व वंश की स्थापना की। मतलब अब शुंग वंश का भी अंत हो गया और वासुदेव ने क्या कर दी, इसकी हत्या कर दी और कण्व वंश की क्या हो गई, स्थापना। और कण्व वंश का जो अंतिम राजा हुआ उसका नाम था सुशर्मा। तो सुशर्मा जो था ये कण्व वंश का अंतिम शासक था। शिमुक ने 60वीं ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी, यानी अब सुशर्मा की भी हत्या कर दी किसने, शिमुक ने। कब, 60 ईसा पूर्व में। और सातवाहन वंश की क्या कर दी, स्थापना कर दी। सातवाहन वंश की स्थापना हो गई। अब जैसा कि आप जानते ही हैं पुष्यमित्र शुंग आया था जिसने शुंग वंश की स्थापना की थी। फिर इसका जो अंतिम शासक देवभूति, देवभूति की हत्या कर दी वासुदेव ने और क्या कर दी, कण्व वंश की स्थापना। फिर कण्व वंश का भी अंतिम आ गया सुशर्मा और सुशर्मा की जो था इसको भी सुमुख ने, जो क्या नाम था, शिमुक, इसने भी सुशर्मा की हत्या कर दी और अब की बार सातवाहन वंश की क्या हो गई, स्थापना हो गई। सातवाहन जो है आंध्र वंश था। शासकों ने अपनी जो राजधानी थी यह प्रतिष्ठान में कहा की, स्थापित की। और प्रतिष्ठान जो है यह आंध्र प्रदेश के जो औरंगाबाद जिला है ये वहां पर है प्रतिष्ठान। और प्रतिष्ठान को अपनी क्या बना लिया, राजधानी बना लिया। किसने, सातवाहन के जो शासक थे इन्होंने। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे, एक तो सिमुक था, सातकर्णी था, गौतमी पुत्र सातकर्णी और वशिष्ठी पुत्र पुलमावी और यज्ञश्री सातकर्णी। देखिए ये अपनी माताओं को बहुत सम्मान दिया करते थे, तो अपनी माताओं के नाम पर इनके नाम हुआ करते थे, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी और यज्ञश्री सातकर्णी, इस तरह से है ना। ये सभी क्या रहे थे, सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे। सातकर्णी ने 2 अश्वमेघ तथा 1 राजसूय यज्ञ किया था। सातवाहन जो शासकों के समय में जो प्रसिद्ध साहित्यकार हाल और गुणाढ्य थे, मतलब हाल और गुणाढ्य 2 प्रसिद्ध साहित्यकार थे सातवाहन शासकों के समय में। हाल ने गाथा सप्तशतक तथा गुणाढ्य ने बृहत कथा नामक पुस्तकों की क्या की थी, रचना की थी। सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, सीसा और कोटी तथा कांसे की मुद्राओं का क्या किया था, प्रचलन किया था। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का जो प्रारंभ किया था ये सातवाहन शासकों ने ही सबसे पहले किया था। सातवाहन की जो भाषा थी यह प्राकृत और लिपि कौन सी थी, ब्राह्मी थी। यानी कि भाषा तो ये यूज करते थे प्राकृत और लिपि कौन सी थी, ब्राह्मी लिपि थी। सातवाहनों का जो समाज था ये मात्र सत्तात्मक था। देखिए दोस्तों ये मात्र सत्तात्मक समाज था, तभी तो अपने माताओं का नाम ये पहले लेते थे, गौतमी पुत्र सातकर्णी अपने नाम में, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, यज्ञश्री सातकर्णी, ठीक है। सातवाहनों की जो महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां हैं जैसे कारले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण, अमरावती कला का विकास, सातकर्णी व अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। किसके स्वामी कहे जाते थे ये, तो दक्षिणापथ के स्वामी ये लोग कहे जाते थे। अब है भारत पर कुछ यवन राज्य की बात करते हैं। तो भारत के यवन राज्य देखते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाले कुछ विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम है। तो सबसे पहले हिंद यूनानियों ने आक्रमण किया भारत पर, उसके बाद शक आए,
शक के बाद पल्लव और पल्लव के बाद कुषाणों ने भारत पर आक्रमण किया। अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटिओकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा था। एंटिओकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उनके अनेक प्रांत कैसे हो गए, स्वतंत्र हो गए। और फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरिया के जो विद्रोह का नेतृत्व है वह डियोडोटस प्रथम ने किया। तो जो बैक्टीरिया के विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो किसने, डियोडोटस प्रथम ने किया था। और जो ये बैक्टीरिया पर जो डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन भी किया। पहले डियोडोटस सेकंड ने किया, फिर यूथिडेमस, फिर ड्रेमिट्रियस ने, उसके बाद मिनेंडर आया और फिर यूक्रेटाइडस, उसके बाद एंटीऑल्किडस और हर्मिक्स। ये सभी राजाओं ने क्या किया था, शासन किया था। भारत पर सबसे पहले जो आक्रमण है ये बैक्टीरिया का जो शासक था डेमिट्रियस, इसने किया था। और 190 ईसा पूर्व में यह भारत पर आक्रमण करके अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर इसने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। और इसने शाकल को क्या बनाया, अपनी राजधानी बनाई। इसे ही हिंद यूनानी या बैक्टीरियाई यूनानी कहा गया। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मेनांडर हुआ था। और ये मेनांडर का जो काल था वो क्या था, 165 से और 145 ईसा पूर्व। और जो इसकी राजधानी थी शाकल, जिसे आधुनिक सियालकोट कहते हैं, ये शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मेनांडर ने नागसेन नागार्जुन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस मेनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। मेनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में क्या है, संग्रहित हैं। और जिसका नाम मिलंद पन्हो अर्थात मिलंद के प्रश्न या मिलंद प्रश्न, ये पुस्तक का नाम है। और यह थे जिसके अंदर क्या था कि नागसेन द्वारा दिए गए जो उत्तर थे और मिलांडर के जो प्रश्न थे वो इस पुस्तक में क्या थे, संग्रहित थे। यूनानी, जो हिंद यूनानी भारत के जो पहले शासक हुए, जिनके जारी किए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया कि भारत में सबसे पहले जो सोने के सिक्के जारी किए थे वो किसने किए थे, तो हिंद यूनानियों ने किए थे। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई। यूनान की प्राचीन कला थी जो वो चलाई भारत में, और जिसे हेलिनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गंधार कला का इसका सबसे उत्तम उदाहरण है। तो देखिए दोस्तों, हेलिनिस्टिक आर्ट इन्होंने चलाई, और जो कि गंधार, जो भारत में गंधार कला आप देखते हैं, इसका सबसे उत्तम उदाहरण है। फिर नेक्स्ट उसके बाद क्या आए थे, शक आए थे। शकों की बात करें तो यूनानियों के बाद शक आए, और शक की 5 शाखाएं थी। और हर शाखा की राजधानी क्या थी, भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। मतलब अफगानिस्तान और भारत, इनमें अलग अलग भागों में थी इनकी राजधानियां। पहली शाखा ने अफगानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब, जिसकी राजधानी क्या थी, तक्षशिला, और तीसरी शाखा मथुरा, और चौथी शाखा ने पश्चिमी भारत, एवं पांचवी जो शाखा थी उसने ऊपरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया। शक जो थे वह मूलतः मध्य एशिया के क्या थे, निवासी थे। और वह चारागाह की खोज में क्या आए थे, भारत में आए थे। तो ये चारागाह की खोज में आए थे, और ये मूलतः कहाँ के थे, तो ये मध्य एशिया के निवासी थे। फिर नेक्स्ट है 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी। मतलब जो जीत गया तो इसलिए इसे उपाधि धारण कर ली अपनी, क्या, विक्रमादित्य की उपाधि अपने को धारण कर ली। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व से एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ, और उसी ही समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई। यानी अब हर कोई राजा जो भी वीर था, जो साहसी था, वो अपने नाम के आगे क्या लगा लेता था, विक्रमादित्य लगा लेता था। तो ये लोकप्रिय उपाधि बन गई, और जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। यानी एक उपाधि थी विक्रमादित्य। तो चंद्रगुप्त जो द्वितीय था, गुप्त वंश का गुप्त सम्राट था ये चंद्रगुप्त द्वितीय, इसे सबसे विख्यात विक्रमादित्य था ये। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में दक्षिण भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया।
लगभग कब तक शासन किया? तो 4 शताब्दियों तक शासन किया था। तो सबसे लंबे समय तक जो शासन किया, अरसे तक शासन किया, लगभग 4 शताब्दी तक, तो जो दक्षिणी भारत की थी ना, जिसने प्रभुत्व स्थापित किया था, उस शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक जो है शासन किया। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। क्या किए इन्होंने? चांदी सिक्के जारी किए। शकों का सबसे जो प्रतापी शासक था, उसका नाम था रुद्रदामन प्रथम। जो रुद्रदामन प्रथम था, जिसका जो शासन काल था 130 से 150 ईस्वी, गुजरात के एक बड़े भाग पर था इसका शासन। और यह काठियावाड़ की जो अर्धशुष्क सुदर्शन झील है, उसका इसने क्या करवाया था? जीर्णोद्धार किया था। मौर्य द्वारा निर्मित है ये सुदर्शन झील, इसका जीर्णोद्धार किसने किया था? काठियावाड़ में रुद्रदामन प्रथम ने। और ये सबसे प्रतापी शासक था शकों में। रुद्रदामन संस्कृत का सबसे बड़ा प्रेमी था और उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख, जिसे गिरनार अभिलेख के नाम से जानते हैं, जारी किया। और इसके पहले के जो भी सभी अभिलेख थे, वे सभी कैसे थे? प्राकृत भाषा में रचित थे। तो जो रुद्रदामन था, ये संस्कृत का बहुत ही बड़ा प्रेमी था और उसने ही सबसे पहले क्या किए थे? विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा एक अभिलेख, जिसे हम गिरनार अभिलेख कहते हैं, जारी किया। इससे पहले जितने भी अभिलेख थे, वो सभी प्राकृत भाषा में थे। भारत में शक राजा अपने को क्या बोलते थे? क्षत्रप कहते थे। क्या कहते थे? क्षत्रप कहते थे। नेक्स्ट आ जाता है कुषाण वंश। कुषाण की बात करें तो पल्लव के बाद में कुषाण अपने भारत पर आए, जो कि यूची और तोखरी की भी कहलाते थे। क्या कहलाते थे? एक तो यूची और तोखरी कहलाते थे। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बट गया था और उन्हीं में से एक कुल के थे ये कुषाण। कुषाण वंश के जो संस्थापक हैं कुजुल कडफीसेस था और इस वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था वह कनिष्क हुआ। और इसकी जो राजधानी थी, जो ये कुषाण थे, इनकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। क्या थी राजधानी? पुरुषपुर या पेशावर। कुषाणों की द्वितीय जो राजधानी थी वो क्या थी? मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय में एक संवत चलाया, जो शक संवत कहलाता है, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। बौद्ध धर्म की चौथी जो बौद्ध संगति है, जो कि कनिष्क के शासन काल में हमने पढ़ी थी ना, 4 बौद्ध संगति, तो हमने देखा था कि बौद्ध धर्म की जो चौथी बौद्ध जो संगति हुई थी, हमने देखा था कि जो बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति हुई थी, यह कनिष्क के शासन काल में हुई थी। और कहां पर हुई थी? तो यह कुंडलवन में, जो कि कश्मीर में प्रसिद्ध है। बौद्ध विद्वान वसुमित्र की क्या की थी? अध्यक्षता, यानी जो वसुमित्र थे, इन्होंने उसकी अध्यक्षता की थी। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का क्या था? अनुयायी था। तो जो कनिष्क था, ये बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान 2 शाखाओं में बटा था ना, तो ये महायान संप्रदाय का क्या था? अनुयायी था। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की और जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से क्या थी? उत्कृष्ट थी। यानी जो गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी, उससे भी ज्यादा उत्कृष्ट लेवल की जो मुद्राएं थी, वो कुषाण शासकों ने जारी की थी। कनिष्क का जो राज वैद्य था, आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था। तो चरक को तो जानते ही हैं दोस्तों के आयुर्वेद के विख्यात विद्वान थे ये, और ये कनिष्क के क्या थे? राज वैद्य थे, जिन्हें चरक संहिता की क्या की थी? रचना की थी। किसने? चरक ने क्या की थी? चरक संहिता की रचना की थी। महाविभाष सूत्र के जो रचनाकार थे वो वसुमित्र हैं। किसके रचनाकार हैं? महाविभाष सूत्र के। कौन? वसुमित्र। और इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो महाविभाष जो सूत्र है, इसको बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहते हैं। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष, कनिष्क के कौन? राजकवि, जो कविताएं करते थे, राजाओं के जो पर्सनल होते थे ना, वो राजकवि, जैसे अश्वघोष थे। तो इन्होंने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र की क्या की थी? रचना की थी। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो बुद्ध चरित्र था, इसकी रचना किसने की थी? तो अश्वघोष ने की थी। और अश्वघोष कौन था? तो राजकवि था कनिष्क का। वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संघरक्ष भी कनिष्क के ही दरबार में क्या थे? विभूति थे। भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन को कहा जाता है। तो भारत का जो आइंस्टाइन है वो किसको कहते हैं? नागार्जुन को कहा जाता है। और जो इनकी पुस्तक है माध्यमिक सूत्र, इस पुस्तक में नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। किसका सिद्धांत?
सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। कुषाण वंश का जो अंतिम शासक हुआ वो था वासुदेव। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि जो कुषाण वंश का अंतिम जो शासक था वो कौन था? वासुदेव था। गांधार शैली एवं मथुरा शैली का जो विकास है कनिष्क के शासन काल में ही हुआ था। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे अधिक कौन थे? वह कुषाण ही थे। नोट दिया हुआ है कि रेशम बनाने की जो तकनीक है इसका आविष्कार सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? तो चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? चीन में हुआ था। अब नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है अपना गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य को पढ़ते हैं हम। गुप्त साम्राज्य का जो उदय है यह 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के ही निकट कौशाम्बी में हुआ था। गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? श्री गुप्त था, जिसका कार्यकाल था 240 से 280 ईस्वी था। श्री गुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच, जिसका कार्यकाल क्या था? 280 से 320 ईस्वी हुआ। यानी श्रीगुप्त जो था वह गुप्त वंश का क्या था? संस्थापक था और इसका उत्तराधिकारी था घटोत्कच हुआ। गुप्त वंश का जो प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। तो गुप्त वंश का जो प्रथम महान सम्राट हुआ वो कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ईस्वी में राजगद्दी पे बैठा। तो 320 ईस्वी में ये राजगद्दी पे बैठा और इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से क्या किया था? विवाह किया था। यानी लिच्छवी की राजकुमारी थी, उसका नाम क्या था? कुमार देवी था। उससे क्या किया? विवाह किया। और इसने महाराजा धीराज, किसकी? महाराजा धीराज की उपाधि क्या कर ली? धारण कर ली। और गुप्त संवत 319 से और 320 ईस्वी तक की इसने क्या की? शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो कि 335 ईस्वी में कहां बैठा था? राजगद्दी पर बैठा। और इसने ही आर्यवर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को क्या किया? पराजित किया। और इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का क्या कहा जाता है? नेपोलियन। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था वो कौन था? हरिसेन था। ये भी काफी बार आया है क्वेश्चन कि जो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था वो कौन था? हरिसेन था। और इसने इलाहाबाद प्रशस्ति का जो लेख है उसकी क्या की थी? रचना की थी। समुद्रगुप्त विष्णु का क्या था? उपासक था। तो विष्णु की पूजा करता था कौन? समुद्रगुप्त उपासक था। और समुद्रगुप्त ने अश्वमेध कर्ता की क्या की थी? उपाधि धारण की थी। किसकी? अश्वमेध कर्ता। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था और ऐसा अनुमान जो है उसके सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दिखाए जाने के कारण लगाया गया है। समुद्रगुप्त ने विक्रमक की भी उपाधि धारण की थी। किसकी? विक्रमक की उपाधि धारण की थी। ठीक है। और इसे वीणा वादन करते हुए दिखाया गया, इसलिए इसे संगीत प्रेमी होने का भी क्या लगा लिया? अनुमान लगा दिया। और भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है इसको। और इसे कविराज भी कहा जाता था। समुद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी था चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। कौन आया था? तो फाहियान जो था ये चीनी बौद्ध यात्री था और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। तो किसकी विजय पे ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे? तो शकों पर जब इसने विजय हासिल करी थी उस उपलक्ष्य में। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो उत्तराधिकारी था कुमार गुप्त प्रथम, या इसी को हम गोविंद गुप्त के नाम से भी जानते हैं, हुआ था। इसका जो कार्यकाल था ये 415 ईस्वी से 454 ईस्वी हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। कुमार गुप्त प्रथम का जो उत्तराधिकारी था ये स्कंद गुप्त हुआ। कौन हुआ? स्कंद गुप्त हुआ कुमार गुप्त का उत्तराधिकारी, जो कि 455 से 467 ईस्वी तक रहा। स्कंद गुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित एक सुदर्शन झील का क्या करवाया? पुनरुद्धार करवाया। स्कंद गुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। किसको सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया? तो पर्णदत्त को। स्कंद गुप्त के शासन काल में ही हूणों का आक्रमण भी शुरू हो गया था। और जो अंतिम गुप्त शासक हुआ उसका क्या नाम था? भानुगुप्त था। जो अंतिम गुप्त शासक हुआ उसका नाम था भानुगुप्त। गुप्त साम्राज्य की जो सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई थी वो कौन थी? तो वह देश थी। और जिसके शासक को क्या कहा जाता था? तो जिसके शासक को गोप्ता कहा जाता था। और इसकी एक दूसरी प्रादेशिक इकाई थी भुक्ति, जिसके शासक जो है वह उपरिक कहलाते थे। भुक्ति के नीचे विषय नामक एक प्रशासनिक इकाई होती थी
और जिसके प्रमुख जो है वो विषयपति कहलाते थे। पुलिस विभाग का जो मुख्य अधिकारी था उसे दंड पार्षद कहा जाता था। पुलिस विभाग के साधारण जो कर्मचारी हुआ करते थे उनको चाट एवं भाट कहा जाता था। प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वह ग्राम थी और ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा के द्वारा संचालित होता था और ग्राम सभा का जो मुखिया होता था उसे ग्रामिक कहते थे और अन्य जो सदस्य थे उसे मेहतर कहलाते थे। ग्राम समूहों की जो छोटी इकाई थी उसे पेठ कहा जाता था। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? पेठ कहा जाता था। गुप्त शासक कुमार गुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का क्या है? उल्लेख है। किस पर उल्लेख है? तो जो कुमार गुप्त है उसके दामोदर ताम्रपत्र पर क्या है? भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों का क्या दिया गया है? क्रियाकलाप दिया गया है। भू राजस्व कुल उत्पादन का कितना? 1/4 भाग से लेकर के और 1/6 भाग हुआ करता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। क्षेत्र की बात करें तो कृषि करने योग्य भूमि को क्षेत्र और वास करने योग्य जो भूमि थी उसको वास्तु और पशुओं को चारा जो देने वाली योग्य भूमि थी यानी पशुओं के चारे योग्य जो भूमि थी उसे चारागाह भूमि कहते थे। और ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी उसे खिल्य कहा जाता था और ऐसी भूमि जो जंगली होती थी उसे अप्रहत कहा जाता था। दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का क्या किया जाता था? प्रयोग किया जाता था। मतलब जो सिंचाई होती थी उसके लिए जो यूज में जो यंत्र यूज आते थे उसे क्या कहते थे? उसे रहट या घंटी यंत्र कहते थे। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। जो उज्जैन जो था वह गुप्त काल में सबसे ज्यादा व्यापारिक, यहाँ पे व्यापार सबसे ज्यादा होता था तो ये व्यापारिक केंद्र था सबसे महत्वपूर्ण। और गुप्त राजाओं ने जो सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं थी वो जारी की थी। सबसे ज्यादा जो स्वर्ण मुद्राएं जारी करने वाला कौन था? तो वो गुप्त राजा थे। और इनकी जो स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में भी क्या कहा जाता था? दिनार कहा गया है। तो जो इनकी मुद्राएं हैं स्वर्ण मुद्राएं इनको किसमें कहा गया है? तो अभिलेखों में दिनार कहा गया है। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। कायस्थों का सर्वप्रथम जो वर्णन है वह याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। किसमें मिलता है? तो याज्ञवल्क्य स्मृति में कायस्थों का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है सबसे पहले। और जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम जो वर्णन है वह ओशनम स्मृति में मिलता है। अगर बात करें जाति के रूप में कायस्थों का वर्णन तो आ जाएगा ओशनम स्मृति में मिलता है। और अगर सर्वप्रथम पूछे तो याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। विंध्य जंगल में शबर जाति के जो लोग थे अपने देवताओं को मनुष्य का क्या करते थे? मांस चढ़ाया करते थे। कौन से? विंध्य जंगल के शबर जाति के लोग। पहली बार किसी की सती होने का जो प्रमाण है वह 510 ईस्वी के भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख से मिलता है। तो जो सती का जो हमें प्रमाण मिलता है वो कहाँ से मिलता है हमें पहली बार सती होने का प्रमाण? तो यह हमें भानुगुप्त के जो ऐरण अभिलेख है 510 ईस्वी का उसमें मिलता है, जिसमें किसी भी भोज राजा की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। गुप्त काल में वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गणिका कहा जाता था। और जो वृद्ध वैश्या यानी ओल्ड एज की जो वैश्याएं हुआ करती थी उनको कुट्टनी कहा जाता था। क्या कहते थे? कुट्टनी। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। तो जो गुप्त सम्राट थे वो वैष्णव धर्म को मानते थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। इसे राजधर्म बनाया था। और विष्णु का वाहन क्या था? वह गरुड़। गुप्तों का क्या था? राज चिन्ह था। मतलब जो विष्णु का जो वाहन है गरुड़ वह गुप्तों का क्या था? राज चिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म सबसे अधिक महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ जो झांसी में है का दशावतार मंदिर है। मतलब जो झांसी में जो देवगढ़ है वहां पर क्या है? इनका मंदिर है वैष्णव धर्म का सबसे, और गुप्त काल में बना था दशावतार मंदिर। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष रह गई हैं और इनमें गुफा की जो संख्या है वह 16 से और 17 ही है जो गुप्तकालीन है। मतलब जो 29 गुफाएं हैं उनमें से केवल अब वर्तमान में तो 6 ही शेष हैं और इनमें जो गुफाओं की संख्या है वो 16 से 17 जो है वो गुप्तकालीन है। और इसमें जो गुफा संख्या 16 में क्या है? उत्कीर्ण जो मरणासन जो राजकुमारी है उसका चित्र बहुत ही प्रशंसनीय है दोस्तों। गुफा की जो संख्या 17 है उसके चित्र को चित्रशाला कहा जाता है। मतलब गुफा 17 में जो चित्र है उसे क्या कहा जाता है? चित्रशाला कहा जाता है। कुछ गुप्तकालीन देखिए प्रसिद्ध मंदिर हैं और उनके स्थान आपको दिए गए हैं।
जैसे विष्णु मंदिर है, यह आपका तिगवा जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। शिव मंदिर की बात करें तो यह है भूमरा, ये सभी गुप्तकालीन मंदिर हैं। भुमरा जो कि नागोदा मध्य प्रदेश में है। फिर नेक्स्ट है आपका पार्वती मंदिर जो कि नयना कुठार मध्य प्रदेश में स्थित है। और दशावतार मंदिर की बात करें तो देवगढ़ झांसी जो कि यूपी में पड़ता है आपका। और शिव मंदिर की बात करें तो यह खो है, नागोद एमपी में ही है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो भीतरगाम मंदिर है, जिसे लक्ष्मण मंदिर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, यह आपका भीतरगाम में स्थित है और ये ईंटों का बना हुआ है और ये कानपुर यूपी में स्थित है, यानी भीतरगाम कानपुर यूपी में ये स्थित है भीतरगाम मंदिर। और ये लक्ष्मण मंदिर है और ये किससे बना हुआ है, ईंटों से यह निर्मित है दोस्तों, ठीक है। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है और इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन और महाभिनिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित क्या बने हुए हैं, चित्र उद्धृत किए गए हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान जो शाखा थी उससे संबंधित है। आपने जो अजंता और एलोरा की गुफाएं सुनी, उसमें जो अजंता की गुफाएं हैं ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। गुप्त काल में निर्मित जो अन्य गुफा है वह बाघ की गुफा है, जो कि ग्वालियर के समीप ही बाघ नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काट करके बनाई गई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध जो कवि था वो कौन था, कालिदास थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो रहने वाला आयुर्वेदाचार्य था वो धनवंतरी था। धनवंतरी बहुत फेमस है ना दोस्तों, तो जो धनवंतरी थे ना वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही रहने वाले क्या थे, आयुर्वेदाचार्य थे। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित जो पंचतंत्र है, ये संस्कृत भाषा में है पंचतंत्र, को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। विष्णु शर्मा के द्वारा लिखित है ये पंचतंत्र। और गुप्त काल में बाइबल के बाद इसका क्या है, दूसरा स्थान है किसका, पंचतंत्र का। और इसके 5 भागों में इसे बांटा गया है। एक तो मित्र भेद, दूसरा मित्र लाभ, तीसरा है संधि विग्रह, चौथा है लब्ध प्रणाश और 5वां है अपरीक्षा कारित्य, अपरीक्षा कारित्व। नेक्स्ट है आपका आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे और इसी ने ही सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या है, घूमती है। तो देखिए आर्यभट्ट ने कितने वर्षों पहले ही बता दिया था, सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ इसने लिख दिए थे, आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत वाले। और इसी ने ही सर्वप्रथम बता डाला कि जो पृथ्वी है वह सूर्य के चारों ओर क्या करती है, घूमती है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो रहने वाले प्रमुख विद्वान थे, आर्यभट्ट इनके दरबार में थे चंद्रगुप्त द्वितीय के, वाराह मिहिर थे और धनवंतरी थे और ब्रह्मगुप्त आदि थे। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना किसने की थी, वो गुप्त काल में हुई थी ये। और पुराण कितने हैं दोस्तों, हमने पढ़े थे ना, तो पुराण कितने हैं, 18 हैं। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपयका कहा जाता था। क्या कहा जाता था, रुपयका कहा जाता था। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन और बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में ही हुई। मंदिर बनाने की जो कला है इसका जन्म गुप्त काल में ही हुआ था। और सांस्कृतिक जो उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का क्या बोला जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट है आपका पुष्यभूति वंश का वर्धन वंश। गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उद्भव हुआ उनमें मैत्रक, मोखरी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त और गौड़ प्रमुख हैं। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। पुष्यभूति वंश की जो संस्थापक हैं वो कौन थे, पुष्यभूति थे। और इनकी राजधानी थानेश्वर यानी जो हरियाणा प्रांत है उसके करनाल जिले में स्थित वर्तमान थानेसर नामक स्थान है, ठीक है। तो इनकी क्या थी, वो राजधानी थी थानेश्वर। नेक्स्ट, प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था। कौन जन्मदाता था स्वतंत्रता का इस वंश का, तो वो था प्रभाकर वर्धन। तथा प्रथम प्रभावशाली जो शासक था जिसने परम भट्टारक और महाराजाधिराज जैसी कुछ सम्मानजनक उपाधियां धारण की थी। प्रभारक वर्धन की जो पत्नी थी यशोमती, उसके 2 पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, तथा एक कन्या भी हुई जिसका नाम था राज्यश्री। राज्यश्री का जो विवाह इन्होंने किया था यह कन्नौज के मोखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ कर दिया। और मालवा के जो शासक थे देवगुप्त, मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की क्या कर दी, हत्या कर दी दोस्तों। और राज्यश्री को क्या कर लिया, बंदी बना करके कारागृह में डाल दिया। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला। किसको मार डाला, देवगुप्त को मार डाला किसने, राज्यवर्धन ने।
क्योंकि दोस्तों उसने उसकी सिस्टर को कारागृह में डाल दिया और उसके जो जीजा थे यानी ग्रह वर्मा उनको क्या कर दिया था, मार दिया था दोस्तों। तो इसलिए इसने देवगुप्त को भी क्या किया, मार डाला राज्यवर्धन ने। परंतु देवगुप्त के मित्र थे गौड़ नरेश शशांक, उन शशांक ने धोखा देकर के किसको मार दिया, अब राज्यवर्धन की भी हत्या कर दी। नोट दिया हुआ है कि शशांक शैव धर्म अनुयायी था, यानी कि शैव धर्म को मानता था। कौन, जो गौड़ नरेश था शशांक, यह शैव धर्म का अनुयायी था और इसने बोधि वृक्ष जो बोध गया में स्थित है ना, बोधि वृक्ष, उसको क्या कर दिया था, कटवा दिया था। किसने कटवा दिया था, इस शशांक ने कटवा दिया था। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में जो हर्षवर्धन था वह थानेश्वर की गद्दी पर बैठ गया और हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। मतलब जो ये हर्षवर्धन था इसका दूसरा नाम और था शिलादित्य, इसके नाम से जाना जाता था। और इसने परम भट्टारक नरेश की क्या ली, उपाधि धारण की थी। हर्ष ने शशांक को पराजित किया, इस शशांक ने जिसने इसके भाई की हत्या कर दी, तो इस हर्ष ने शशांक को क्या किया, हरा दिया, यानी पराजित कर दिया। और पराजित करके कन्नौज पर क्या कर लिया, अपना अधिकार कर लिया और अपनी उसे राजधानी बना लिया। किसको राजधानी बना लिया, शशांक ने कन्नौज को बना लिया। हर्ष की बात करें तो हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में नर्मदा नदी के तट पर क्या हुआ, युद्ध हुआ और जिसमें हर्ष क्या है, वो पराजय हो गई हर्ष की, हर्ष हार गया। चीनी यात्री हेनसांग जो था ये इसी हर्षवर्धन के शासनकाल में क्या आया था, भारत में आया था। नोट पढ़ते हैं, हेनसांग को यात्रियों में राजकुमार और नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। तो देखिए आपसे पूछा जा सकता है, तो देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि नीति का पंडित किसे कहते हैं, तो हेनसांग को कहते हैं। यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं, तो हेनसांग को कहते हैं। वर्तमान शाक्य मुनि किसे कहा जाता है, तो हेनसांग को कहा जाता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने और बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। कौन आया था भारत, तो हेनसांग आया था। ठीक है। हर्ष 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे तथा 643 ईस्वी एवं 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए और हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। यानी जो बुद्ध के दंत थे वो अवशेष जो थे वो कश्मीर के शासक से हर्ष ने क्या कर लिए, बलपूर्वक छीन लिए। दोस्तों हर्ष के जो पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे, जो हर्ष के जो पूर्वज थे वो सूर्य के और भगवान शिव के क्या थे, अनन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री हेनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा थी उसको अपना राज्य श्रेय प्रदान किया और वह पूर्ण बौद्ध बन गया। कौन बन गया, हर्षवर्धन पूरी तरह से बौद्ध बन चुका था हेनसांग से प्रेरित होकर। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। तो जो नालंदा महाविहार था यह महायान जो शाखा थी बौद्ध धर्म की उसका शिक्षा का क्या था, ये प्रधान केंद्र था नालंदा महाविहार। किसके समय में, हर्ष के समय में। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। क्या कहा जाता था, महामोक्ष परिषद। हेनसांग स्वयं 6वें समारोह में सम्मिलित हुआ था। तो हेनसांग कौन से समारोह में सम्मिलित हुआ था, तो 6वें समारोह में यह सम्मिलित हुआ था। बाण भट्ट हर्ष के ही दरबारी कवि थे। तो बाण भट्ट हर्षवर्धन के क्या थे, दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना की थी। ये क्वेश्चन भी आ सकता है दोस्तों कि जो हर्षचरित है इसकी जो रचना किसने की थी, तो बाण भट्ट ने की थी। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना किसने की थी, तो हर्ष ने की थी। हर्ष मीन्स हर्षवर्धन ने की थी। मतलब किसने की थी, हर्ष मीन्स हर्षवर्धन ने की थी। तो प्रियदर्शिका की, रत्नावली की और नागानंद की, ये सभी संस्कृत नाटक के ग्रंथ थे। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये तीनों नाटक लिखे हैं। ऐसी अनुश्रुतियां हैं कि ये हर्ष ने नहीं लिखे और उसके ही एक धावक नामक कवि था उसने लिखे थे इससे पुरस्कार लेकर के। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है, लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू था और ना ही सारे देश का शासक थी। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज अथवा महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के जो मंत्री परिषद के मंत्री हैं उनको सचिव या अमात्य कहा जाता था। यानी हर्षवर्धन के जो मंत्री परिषद के जो मंत्री थे उनको सचिव या महामात्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का जो साम्राज्य है वह कई प्रांतों में विभाजित हो गया और प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। क्या कहा जाता था, प्रांत को भुक्ति। और प्रत्येक भुक्ति का जो शासक था वह राज स्थानीय
और उपरिक या राष्ट्रीय कहलाता था। नोट है आपके पास में, हर्षचरित जो किसने रचना की थी? हर्षचरित की बाणभट्ट ने। हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया है। किसके लिए? जो प्रांतीय शासक है उसके लिए लोकपाल शब्द का यूज हुआ है। और भुट्टी का जो विभाजन है वो किसमें किया गया? जिलों में हुआ। जिले की संज्ञा थी विषय, जिसका जो प्रधान था वो कौन था? विषयपति हुआ करता था। यानी जिले को विषय कहते थे और उसका जो प्रधान होता था वो विषयपति था। और विषय के अंतर्गत ही कई पाठक, जैसे आधुनिक तहसील के नाम से हम जानते हैं, तो इन्हें पाठक कहा जाता था पहले। ग्राम शासन की सबसे छोटी जो है इकाई थी। ग्राम शासन का जो प्रधान था उसे ग्रामाक्ष पटलिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो ग्रामाक्ष पटलिक कहा जाता था। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा गया और दंड पाशिक या दांडिक पुलिस विभाग के अधिकारी हुआ करते थे। और अश्व सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। और हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र, जिसे जल पंप भी कहते थे, का उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। जो मथुरा था वहां पे सूती वस्त्र का सबसे ज्यादा निर्माण हुआ करता था। किसके काल में? तो हर्ष के काल में। देखिए हर्षचरित के अनुसार हर्ष के जो मंत्री परिषद थी वो क्या थी? भंडी किसे कहते थे? जो प्रधान सचिव होता था ना उसे भंडी कहा जाता था। और जो प्रधान का सेनापति हुआ करता था उसे सिंहनाद कहते थे। और जो अश्व जो सेना थी उसका जो प्रधान था उसे कुंतल कहा जाता था। और गज सेना, जो हाथियों की जो सेना थी गज सेना, उसका जो प्रमुख था वो स्कंदगुप्त कहलाता था। क्या कहलाता था दोस्तों? तो वह स्कंदगुप्त कहलाता था। नेक्स्ट है आपका दक्षिण भारत के कुछ प्रमुख राजवंश हैं, जैसे पल्लव वंश। पल्लव वंश की बात करते हैं। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु, जिसका कार्यकाल था 575 से 600 ईसव। ठीक है, सिंह विष्णु का। और इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी? तो वह कांची थी। और यह तमिलनाडु में कांचीपुरम में स्थित है। और वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। कौन था वैष्णव धर्म का अनुयायी? तो जो सिंह विष्णु था ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था। और किरातार्जुनीयम के जो लेखक हैं भारवी, यह सिंह विष्णु के दरबार में ही रहते थे। किरातार्जुनीयम के लेखक हैं भारवी, ये सिंह विष्णु के ही दरबार में रहते थे। पल्लव वंश के प्रमुख जो शासक हुए उनमें क्रमशः पहले देखिए महेंद्र वर्मन प्रथम, फिर है नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, उसके बाद परमेश्वर वर्मन प्रथम, और उसके बाद नरसिंह वर्मन द्वितीय, और उसके बाद नंदी वर्मन द्वितीय आए। सबका अलग अलग कार्यकाल था। 795 तक ये रहा। नेक्स्ट है आपके पास पल्लव वंश का जो अंतिम शासक हुआ वह अपराजित हुआ। मतलब उस जो अंतिम शासक था जो पल्लव वंश का, उसका नाम क्या था? अपराजित, जो कि 879 से लेकर और 897 ईस्वी तक हुआ। मतविलास प्रहसन की रचना की बात करें तो यह महेंद्र वर्मन ने की थी। और महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया है, का निर्माण भी पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। रथ मंदिरों में सबसे जो छोटा द्रौपदी रथ है, जिसमें किसी भी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। वातपी कोंड की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी नरसिंह वर्मन प्रथम ने? तो वातपी कोंड की। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक जो था वह नरसिंह वर्मन द्वितीय था। कब? जब अरबों ने आक्रमण किया उस टाइम जब पल्लव शासक है नरसिंह वर्मन द्वितीय रहा था। और उसने राजा सिंह, यानी राजाओं में सिंह, और आगम प्रिय, यानी कि शास्त्रों का जो प्रेमी होता है उसे आगम प्रिय कहते हैं। और शंकर भक्त, जो कि शिव का उपासक होता है, उसे शंकर भक्त कहा गया है, कि उपाधि क्या है? धारण की थी। तो किस किस की उपाधि धारण की थी? एक तो राजा सिंह, आगम प्रिय और शंकर भक्त। उसने कांची के कैलाश मंदिर का भी क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। और जिसे हम जानते हैं राज सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से। इसी ही मंदिर के निर्माण में द्रविड़ स्थापत्य कला की भी क्या हुई? शुरुआत हुई। महाबलीपुरम में जो शोर मंदिर है वही है ये दोस्तों। नेक्स्ट है आपका दश कुमार चरित्र के जो लेखक हैं यह दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में ही रहते थे। जो दंडी लेखक हैं किसके हैं? ये दश कुमार चरित्र के लेखक हैं दंडी। और ये कहाँ रहते थे? कौन के दरबार में रहते थे? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का जो निर्माण है ये नंदी वर्मन द्वितीय ने ही क्या है? करवाया था। ये क्वेश्चन वन लाइनर का बन सकता है। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमदई अलवार, ये नंदी वर्मन द्वितीय के ही क्या थे? समकालीन थे। कौन? तिरुमदई अलवार। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं आपके पास में राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूटों की बात करें
तो राष्ट्रकूट जो राजवंश था का संस्थापक दंती दुर्ग था और यह 752 ईस्वी में हुआ था। इसकी जो राजधानी है मनकिर या मान्यखेत, वर्तमान जो आपका मालाखेड़ है शोलापुर के निकट, वहां पे है। राष्ट्रकूट वंश के जो प्रमुख शासक थे, जैसे पहले कृष्ण प्रथम था, ध्रुव हुआ, गोविंद तृतीय हुआ और अमोघ वर्ष हुआ, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय हुआ। एलोरा के जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण है, किसने करवाया था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कृष्ण प्रथम ने करवाया था। किसका? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर क्या किया? अधिकार किया था और त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ था ना, उसमें इसने भाग लिया था। प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया था। किस किस को पराजित कर दिया इसने? जो प्रतिहार नरेश वत्सराज थे और पाल जो नरेश थे ना धर्मपाल, इनको पराजित कर दिया था। नेक्स्ट है आपका, ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है। इसको और किस नाम से जानते हैं? धारावर्ष के नाम से भी जानते हैं। गोविंद जो तृतीय है, इसने त्रिपक्षीय जो संघर्ष में भाग लेकर के चक्रा युद्ध एवं उसके संरक्षक जो धर्मपाल था तथा प्रतिहार वंश का जो शासक नागभट्ट द्वितीय था, इन दोनों को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। किसने पराजित कर दिया था? तो जो ये आपका गोविंद तृतीय है, इसने इन्हें पराजित कर दिया था, एक तो धर्मपाल को और नागभट्ट द्वितीय को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पल्लव, पांड्य, केरल एवं गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट किया। अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था और इसने कन्नड़ में कवि राजमार्ग की क्या की थी? रचना की थी। तो कवि राजमार्ग की रचना किसने की थी? तो अमोघ वर्ष ने की थी और यह जैन धर्म का अनुयायी था। आदि पुराण की रचनाकार जिनसेन, देखिए आदि पुराण के रचनाकार हैं जिनसेन और गणितासार संग्रह के लेखक महावीराचार्य और अमोघ व्रती के जो लेखक हैं सक्तायना अमोघ वर्ष के ही दरबार में रहा करते थे। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत कर दिया दोस्तों। और जो इंद्र तृतीय था, इसके शासनकाल में जो अरब निवासी है अलम सूदी था, ये भारत आया था और इसने ही तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा था। राष्ट्रकूट का जो अंतिम शासक हुआ वह कृष्ण तृतीय था और इसी के ही दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पोन्न रहते थे और जिन्होंने शांति पुराण की क्या की थी? रचना की थी। किसने की थी शांति पुराण की रचना? तो पोन्न ने की थी, जो कि कन्नड़ भाषा के कवि थे और ये कृष्ण तृतीय के ही दरबार में रहते थे। कल्याणी के चालुक्य तैलप द्वितीय ने 973 ईस्वी में कर्क को हरा करके राष्ट्रकूट राज्य पर अपना क्या कर लिया? अधिकार कर लिया और कल्याणी के जो चालुक्य वंश की क्या कर दी? नींव डाल दी। तो जो कल्याणी के चालुक्य वंश थे उनकी नींव डाली और एलोरा एवं एलिफेंटा जो महाराष्ट्र में स्थित है और गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय पर ही हुआ था। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं और इनमें 1 से 12 तक तो बौद्धों और 13 से 29 तक हिंदुओं तथा 30 से लेकर के और 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। राष्ट्रकूट शैव, वैष्णव और शाक्त संप्रदायों के साथ साथ ही जैन धर्म के भी क्या थे? ये उपासक थे। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति क्या कर दी थी? दे दी थी। ओके दोस्तों, यानी जो राष्ट्रकूट थे इन्होंने अपने राज्य में मुसलमानों के जो व्यापारी थे उनको बसने और इस्लाम का प्रचार करने की स्वीकृति दे दी थी। चालुक्य वंश कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने की थी, जिसकी राजधानी थी मान्यखेत। चालुक्य वंश कल्याणी के प्रमुख शासक हुए तैलप प्रथम, तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य सिक्स्थ और सोमेश्वर तृतीय एवं तैलप तृतीय। सोमेश्वर प्रथम ने मान्यखेट से राजधानी हटा करके कल्याणी जो कि कर्नाटक है उसमें बनाई। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य सिक्स्थ था। विल्हन एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य सिक्स्थ के दरबार में ही रहा करते थे। मिताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ याज्ञवल्क्य स्मृति की व्याख्या नामक ग्रंथ की जो रचना है महान विधिवेता विज्ञानेश्वर ने की थी। किसकी रचना की थी? तो मिताक्षरा की। विक्रमांक देव चरित्र की जो रचना है यह विल्हन ने की और इसमें विक्रमादित्य सिक्स्थ के जीवन पर क्या डाला गया था? प्रकाश डाला गया था। नेक्स्ट है आपका चालुक्य वंश वातापी। जयसिंह ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की और राजधानी वातापी जो कि बीजापुर के निकट थी। इस वंश के जो प्रमुख शासक थे पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य,
विनयादित्य एवं विजयादित्य थे। इनमें सबसे जो प्रतापी राजा था वह पुलकेशिनदित्य था। महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिनदित्य बहु सुवर्ण एवं अग्निहोत्रम यज्ञ संपन्न करवाता था। जिनेन्द्र का मेघूती जो मंदिर है ये पुलकेशिनदित्य ने ही क्या किया था, बनवाया था। पुलकेशिनदित्य ने हर्षवर्धन को हरा करके परमेश्वर की उपाधि धारण की और दक्षिणापथेश्वर की भी उपाधि क्या की थी, धारण की थी। किसने की थी, पुलकेशिनदित्य ने। हर्षवर्धन को हरा दिया और परमेश्वर की उपाधि धारण की और दक्षिणापथेश्वर की। पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिनदित्य को लगभग 642 ईस्वी में परास्त किया, यानी हरा दिया, और जो उसकी राजधानी बादामी थी उस पर क्या कर लिया नरसिंह वर्मन ने, अधिकार कर लिया। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिनदित्य मारा गया और इसी ही विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने वातापिकोड़ की उपाधि क्या की, धारण की। ऐहोल अभिलेख का जो संबंध है वह पुलकेशिनदित्य से ही है, जिसके लेखक रवि कीर्ति हैं। अजंता की एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिनदित्य को दिखाया गया है। फिर नेक्स्ट है आपका, वातापी का निर्माणकर्ता कीर्ति वर्मन को माना जाता है। मालवा को जीतने वाला जो विनयादित्य है उसने सकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी, तो सकलोत्तर पथनाथ की इसने उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य के शासन काल में ही दक्कन में अरबों में आक्रमण किया और इस आक्रमण के मुकाबला जो है विक्रमादित्य का भतीजा पुलकेशी ने किया। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य ने इसे अविनी जिनाश्रय की क्या दी थी, उपाधि प्रदान की थी। विक्रमादित्य की जो प्रथम पत्नी थी लोक महादेवी, इसने पट्टदकल विरूपाक्ष महेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। जो महादेव जी का मंदिर था विरूपाक्ष महादेव मंदिर, इसका निर्माण करवाया। तथा जो दूसरी पत्नी थी त्रिलोक्य देवी, इसने त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाई। इस वंश का जो अंतिम राजा था कीर्तिवर्मन द्वितीय था और इसे इसके सामंत दंती दुर्ग ने क्या किया, परास्त करके एक नए राष्ट्रवंश राष्ट्रकूट वंश की क्या कर दी, स्थापना कर दी। इसके बाद आया आपका चालुक्य वंश। बेगी की बात करें तो बेगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था और जो इसकी राजधानी थी बेगी, यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। और इस वंश के जो प्रमुख प्रशासक थे जयसिंह प्रथम, इंद्रवर्धन, विष्णुवर्धन द्वितीय, जयसिंह द्वितीय एवं विष्णुवर्धन द्वितीय थे। कौन थे, विष्णुवर्धन तृतीय थे। और इस वंश के जो प्रतापी राजा थे विजयादित्य तृतीय था और इसका जो सेनापति था उसका क्या नाम था, पंडरंग था। तो जो विजयादित्य तृतीय था इसका जो सेनापति था वो पंडरंग था। तो ओके दोस्तों, आज के लिए हम यही विराम देते हैं। तो नेक्स्ट आपसे अगली सीरीज में मिलेंगे। और आपने जिसने भी ये वीडियो यहाँ तक देखा है उन सभी को थैंक यू दोस्तों। इस चैनल को अपना ऐसे ही प्यार देते रहिए दोस्तों। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी करना दोस्तों। तो नेक्स्ट आगे मिलते हैं, तो तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।